कैसे हो आप? तो कोरोना के बाद, जैसे कि कोरोना के चलते सब कुछ चीज़ें बंद है, राइट? सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज, ठीक है, और सभी प्रकार की सेवाएं लगभग बंद है। तो जो आपकी क्लासेस है तो वो भी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, राइट? तो आप लोगों की सेफ्टी को देखते हुए हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट करें आप लोगों के लिए, ठीक है। और जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ आपको, मेरा नाम एलन आर्या है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 12th क्लास के जो कुछ टॉपिक्स हैं, तो 12th क्लास के जो टॉपिक्स में एक टॉपिक आता है पी ब्लॉक, ठीक है। तो पी ब्लॉक के नोट्स आपको रेगुलरली हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को उन नोट्स को एज इट इज कॉपी में उतारना है, ठीक है। और मैं यहाँ पर इस वीडियो के रास्ते, इस वीडियो के जरिए उस पर्टिकुलर लेक्चर्स का डिस्क्रिप्शन या फिर एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि क्या उसमें जो आपको नोट्स प्रोवाइड करे गए तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं समझ में आएंगी, राइट? तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है आज का पी ब्लॉक के तत्वों या पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? इंग्लिश में हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट और हिंदी में बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। अगर हम बात करें पी ब्लॉक के तत्वों की, तो आप जानते हैं कि पी ब्लॉक 13 से 18 वर्ग तक आता है, जिसमें 13 और 14 यानी कि 13 और 14 हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। और 12th के जो टॉपिक्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 15th, 16th, 17th और 18, यानी कि 12th क्लास में हमारे 4 वर्ग हैं, 4 ग्रुप्स है, राइट? तो उसमें पहले नंबर का ग्रुप कौन सा आएगा? ऑब्वियसली 15th ग्रुप, 15 वर्ग, ठीक है। तो अगर हम 15 वर्ग से स्टार्ट करें तो 15th ग्रुप में आता है, ठीक है, जिसके मेंबर्स का अपन बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, यानी कि नाइट्रोजन का परिवार, ठीक है। और नाइट्रोजन फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें, इसके अगर मेंबर्स कौन कौन से 15वें वर्ग के, तो वो है कौन? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ठीक है। तो ये 5 मेंबर्स है इसमें। तो चूंकि इसमें सबसे पहला मेंबर अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? वो है नाइट्रोजन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन परिवार बोला जाता है या नाइट्रोजन फैमिली बोला जाता है, ठीक है। ये 5 मेंबर्स है। तो अगर हम इनकी बात करें तो पहले 2 मेंबर कौन? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये मुख्य रूप से क्या होते हैं? इनकी प्रॉपर्टीज, ये इनके गुण अधातुओं के जैसे होते हैं, या अपन बोल सकते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। अगर हम इनकी बात करें आर्सेनिक और एंटीमनी, तो आर्सेनिक और एंटीमनी होते हैं, ठीक है, उपधातु, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं मेटलॉइड्स, ऑलराइट। और लास्ट में जो यहाँ पर एक एलिमेंट है, तत्व है बिस्मुथ। तो बिस्मुथ की प्रकृति होती है, इसकी धातु की प्रकृति होती है, यानी कि मेटेलिक प्रवृत्ति आपको ये बताता है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो क्लास 11th पे जाते हैं, तो क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज या धात्विक गुण वर्ग में नीचे जाने पर घटते हैं, या मेटेलिक प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस, तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। धात्विक गुण एक वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हो वर्ग में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जो कि धातुओं का एक मुख्य गुण होता है, राइट? मींस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन increases down the group. That's why metallic properties increases down the group. और अगर हम पहले इन मेंबर्स की बात करें तो आप देख सकते हो, so these are 2 non metals, अधातु। अगर हम इन मेंबर की बात करें तो ये क्या है? उपधातु, मेटलॉइड्स। अगर इस मेंबर की बात करें बिस्मुथ की, तो ये धातु है, मेटल है। अगर हम और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्वों की या 15 वर्ग के तत्वों की, राइट, तो इसमें एक प्रॉपर्टी आती है, एक इसमें गुण आता है जिसको अपन बोलते हैं आयनन ऊर्जा,
या आप बोल सकते हैं इसको अंग्रेजी में आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप लोग के नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करे गए हैं, ठीक है। उस नोट्स में आपने पढ़ा होगा कि 15 वर्ग के तत्वों या फिर कोई भी, अगर हम ग्रुप की बात करें, कोई भी वर्ग की बात करें, ठीक है, तो वर्ग में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, यानी कि आयनन ऊर्जा में वृद्धि होगी या कमी होगी? डेफिनेटली आयनन ऊर्जा में कमी होगी, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन का निष्कासन आसान हो जाएगा, ठीक है। या अपन ऐसे बोल सकते हैं व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो अगर ऐसा होगा, ठीक है, कि अगर हम मान लेते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, अगर हम इस तरीके से जाएंगे डाउन द ग्रुप जाएंगे, इधर जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? आयनन ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? तो ऑब्वियस सी बात है आयनन ऊर्जा घटेगी। उसका कारण है क्योंकि अगर हम आकार से देखें या 11th क्लास से देखें तो आप जानते हैं, ठीक है, नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, जैसे ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो नाभिक का आकर्षण इलेक्ट्रॉन के प्रति कम होता चला जाएगा, राइट, और इलेक्ट्रॉन का निष्कासन आसान होगा। ओके, वी कैन से along या down the group metallic properties increases या ionization energy decreases, which is due to the increase in size. Due to the increase in size, right, the attraction force between the loosely bonded electron, right, and the nucleus decreases. As a result, it will be very easy to remove the electron. तो अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसी क्रम के अंदर, तो एक प्रॉपर्टी आती है, गुण आता है, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट। तो ये बच्चों देखो सारे 11th क्लास के टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आपने क्लास 11th में पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझा है, अच्छे से पढ़ा है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आ सकती है, ठीक है। तो इसमें जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसकी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों? व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? अगर हम किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में अगर हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, राइट, तो इस दौरान निकलने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, राइट। ओके, तो वी कैन राइट हियर टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता की, तो अगर हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ला करके इस परमाणु के अंदर, इस एटम के अंदर अटैच करते हैं, तो डेफिनेटली अगर इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां से निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होगी, राइट। अगर हम बात करें, जैसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे इसको, कि इफ वी ऐड इलेक्ट्रॉन टू एन एटम, इफ द साइज ऑफ एटम इज स्मॉल, देन इट विल बी more attracted, this electron will be more attracted towards nucleus, that's why the value of electron affinity will be high. So that means electron affinity depends on the force between incoming electron and nucleus. So down the group what happens? ठीक है, तो we know down the group या वर्ग में नीचे जाने पर What happens? तो वर्ग में नीचे जाने पर आप ये जानते हो आकार यानी कि साइज, ठीक है, बढ़ता है, और अगर साइज अगर बढ़ेगा तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है और जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उससे डिस्टेंस बढ़ेगी, और उससे डिस्टेंस बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान वो घटेगा, राइट। तो इस तरीके से अपन इसको समझे। तो ये सारी चीजें मतलब जो ना अपन कहाँ पे पढ़ते हैं, अपन सब की सब जो चीजें वहां पर पढ़ते हैं 11th क्लास के टॉपिक है, सारे के सारे एज इट इज, राइट। कोई भी इसमें
12th क्लास का नहीं है। 12th क्लास का तो सिंपल क्या है कि मतलब जो ना एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा, कि पर्टिकुलरली इसी ग्रुप को लेकर के, 15वें ग्रुप को लेकर के, 16वें ग्रुप को लेकर के, 17वें ग्रुप को लेकर के, राइट, इस तरीके से है। अगर हम इसमें और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो बंद कर दिया, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, राइट। तो आप ये जानते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था देखो क्या क्या पॉसिबल है। तो अगर हम जैसे मान लेते हैं कोई, अगर ये एलिमेंट है x, इस वर्ग का एलिमेंट है या इस ग्रुप का एलिमेंट है x, तो आप ये जानते हो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 NP3। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी NH2 NP3, राइट। और अगर हम इसकी बात करें तो ये अपन जानते हैं कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो ना सामान्यतः या फिर जनरली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या क्या पॉसिबल है। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 और 3 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, अगर इसको अपना स्टक पूरा करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 तो है अब इसके पास, 3 और चाहिए, राइट। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 8। तो इसको अपना स्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए ये अगर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, -3 पॉसिबल है। अगर हम इसकी बात करें, ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली बात होगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली बात करें, तो कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था पॉसिबल है, तो आप ही जानते हो। देखो अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है, कोई सहसंयोजक बंध बनाता है 5 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हुए, राइट, तो क्या ऑक्सीकरण अवस्था पॉसिबल है, +5 पॉसिबल है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, और 3 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा तो कितनी हो जाएगी, -3, मीन्स it has 5 electron. To complete its octet, it can consume, it can what, it can add 3 electron. That's why its oxidation state can be -3. For example, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि PS3, तो PS3 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो -3 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लिखे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल PS3 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है इसकी, तो आप ही जानते हो 11th क्लास से, फिर से मैं 11th क्लास पे जाऊंगा। तो 11वीं क्लास में आपने क्या पढ़ा है, राइट। अगर ये मान लेते हैं बॉन्ड बनाता है फॉस्फोरस, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, 3 सहसंयोजक बंध बनाता है, और क्या बनाता है, PCl3 बनाता है, राइट। तो PCl3 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, राइट। सेम अगर हम बात करें क्या, अगर क्लोरीन के साथ एक और यौगिक बनाता है PCl5, तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +5। तो अगर हम सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, तो अगर इस वर्ग का तत्व अधिक विद्युत ऋणता के परमाणु के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसे केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑटोमेटिकली +3 हो जाएगी। अगर ये 5 बॉन्ड बनाता है, वो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो ऐसे केस में कितनी हो जाएगी, +5 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अगर हम जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें पॉजिटिव की, तो +3 +5, तो 3 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, +3 और +5। और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, तो नाइट्रोजन के अत्यंत छोटे आकार के कारण, राइट, यानी कि छोटा आकार मतलब क्या हुआ, स्मॉल साइज के कारण, ठीक है, इसकी यह बहुत सारी या अनेक ऑक्सीडेशन स्टेट
शो करता है, अनेक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें नाइट्रोजन की, तो जैसे बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, जैसे NH3 है, NH3 में बच्चों कितनी है? -3। अगर हम N2H4 की बात करें तो 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं यहाँ से, तो 4+, और प्रत्येक नाइट्रोजन पे कितना आवेश आएगा? -2। ठीक है, अगर हम ऐसी बात करें जैसे N3H है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो एक हाइड्रोजन के +1, तो 3 नाइट्रोजन पे कितना आ जाएगा? अगर एक को 3 जगह बांटेंगे तो -1/3। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जैसे नाइट्रोजन है तो कितना आएगा? 0 है। जैसे NH2Cl है, ये NH, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो कितनी आ जाएगी बताओ? ये आ जाएगी -1। तो खूब सारी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, राइट। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि NCl3 तो कितना आएगा? +3। ठीक है ना। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन की अनेक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं वहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो चैप्टर में आगे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट, जो आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 वेयर एज, एक प्रश्न लिखा हुआ है आपके नोट्स के अंदर। क्या लिखा हुआ है? जो आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें फॉस्फोरस, वो एग्जिस्ट एज P4 Y। ठीक है, तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट है डायटोमिक मॉलिक्यूल, वेयर एज फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4। तो ये बोर्ड के लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन पे जाए तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में क्या डिफरेंस है? तो नाइट्रोजन बिलोंग्स टू दिस बिलोंग टू व्हाट? सेकेंड पीरियड, एंड फॉस्फोरस बिलोंग टू व्हाट? थर्ड पीरियड। और आप सब जानते हैं सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में क्या डिफरेंस है। जो मेजर डिफरेंस है थर्ड पीरियड के एलिमेंट में, अगर हम बात करें इन दोनों की, तो थर्ड पीरियड में क्या होता है? डी ब्लॉक आ जाता है, राइट। ये अपन बोल सकते हैं कि डी का इंट्रोडक्शन होता है। तो आप ये जानते हो जैसे 2D एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन 3D एग्जिस्ट करता है, राइट। तो अगर हम सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड की बात करें तो यानी कि इनकी क्या होता है? एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज, राइट। यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं अत्यंत छोटा आकार। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि डी कक्षकों की या डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण इनका आकार अधिक होता है। ठीक है, तो ये दो मतलब ये मेजर डिफरेंस है। तो अगर इन दोनों की अगर बॉन्डिंग कराएंगे, राइट, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग नाइट्रोजन से कराएंगे, राइट, तो एक अपन चीज जानते हैं कि जैसे हम बॉन्ड बनाते हैं पाई बॉन्ड, सो 2p पाई बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? 2p पाई बॉन्ड, विच विल बी स्ट्रोंगर, ये ज्यादा मजबूत होगा किसकी तुलना में? 3p पाई बॉन्ड, राइट। तो अपन इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, फास्फोरस का आकार बड़ा होने के कारण 3p पाई बॉन्ड ये नहीं बना पाता। ये 3p पाई बॉन्ड बनाएगा तो कमजोर हो जाएगा ना भाई। इस तरीके से अपन बोलेंगे, अगर ये पाई बॉन्ड बनाएगा तो कौन सा बनाएगा? 3p, तो वो बहुत कमजोर बंध बनेगा। इसलिए क्या हुआ, तो ये P2 के रूप में नहीं पाया जाता है। जबकि नाइट्रोजन जो है ना, वो प्रबल p बंध बना सकता है, राइट, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। तो चूंकि नाइट्रोजन मजबूत या अधिक स्ट्रॉन्ग p बॉन्ड बना रहा है,
बंद बना रहा है, इसलिए क्या हुआ, नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है, जबकि ये P2 के रूप में नहीं पाया जा सकता। और जब P2 के रूप में नहीं पाया जा सकता तो फिर कैसे पाया जाता है, ये पाया जाता है P4 के रूप में, राइट। तो P4 की संरचना जैसे आप इस चैप्टर में या आपके नोट्स में दी गई होगी, तो इस तरीके से P4 के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें और आगे चलते हैं तो चैप्टर के अंदर, तो ये सारे जो अपन ने बताए जनरल प्रॉपर्टीज हैं। जनरल प्रॉपर्टी मतलब कुछ सामान्य गुण हैं जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो अगर इसमें और इसी क्रम में अगर आगे चलते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अभी किसकी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक गुण, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज में किसकी बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में तो पहला अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रेट्स, या फिर अपन हिंदी में लिख सकते हैं इस तरीके से हाइड्रेट, ठीक है। अगर इनकी सामान्य सूत्र की बात करें तो आपको पता है कि जैसे नाइट्रोजन ही है, ठीक है, तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ओके। तो इसका जो हाइड्रेट होगा, मतलब हाइड्रेट का मतलब हाइड्रोजन से जुड़कर बनने वाला, तो नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो कितने हाइड्रोजन से जुड़ेगा, 3, राइट। तो क्या सूत्र बन के आ रहा है, NH3 बनेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका जो हाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होगा तो वो सामान्य सूत्र होगा EH3, ठीक है। तो इसके आधार पर हम बोल सकते हैं इनके हाइड्रेट्स के नाम क्या हो गए, NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। तो ये इनके हाइड्रेट के सूत्र हैं, राइट, ठीक है। अगर हम और बात करें इनमें, जिससे हाइड्रेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, है ना, तो जैसे इनके सामान्य गुण की अगर हम बात करें, पहली प्रॉपर्टीज है तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज की हम बात करें, जैसे कि EH बंद ऊर्जा, जिसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं EH बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। मतलब कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा और कौन सा बॉन्ड वीक होगा, उसकी अगर हम बात करें तो बच्चों अपन जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, अगर हम वर्ग में नीचे जाते हैं तो इन तत्वों का आकार वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है घटता है, बढ़ता है, बिल्कुल सही बात। तो इफ डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम, यदि इनका आकार नीचे जाने पर बढ़ेगा तो ये बताओ हाइड्रोजन के साथ जब वो बंध बनाएंगे अति व्यापन करके, ओवरलैपिंग करके जो बंध बना रहे हैं, तो कैसे बनेगा, वो कमजोर बनेगा, मजबूत बनेगा, बिल्कुल सही। तो वो क्या होगा, अगर आकार बड़ा होगा, ठीक है, तो अति व्यापन क्या होगा, कमजोर होगा। तो जो बिस्मुथ, इन तत्वों में सबसे बड़ा आकार किसका है, बिस्मुथ का। तो बिस्मुथ जब हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा तो वो बंध जो है ना, उसका अतिव्यापन सबसे कमजोर होगा, उसका ओवरलैपिंग सबसे कमजोर होगा, इसलिए बिस्मुथ हाइड्रोजन के साथ जो बंध बनाएगा वो सबसे कमजोर बंध होगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध ज्यादा प्रबल होगा किसकी तुलना में, पीएच बंध की तुलना में, एएसएच बंध की तुलना में, एसबीएच बंध की तुलना में, बीआईएच बंध की तुलना में। तो सबसे प्रबल बंध कौन सा हुआ, एनएच बंध। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा है, राइट। तो वो हाइड्रोजन के साथ अच्छा मजबूत प्रबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, बंध बनाएगा, ठीक है। तो ये तो होगी बंध ऊर्जा की बात। अगर इस बंध को तोड़ा जाए तो सबसे आसानी से कौन सा बंध टूटेगा, एनएच बंध या बीआईएच बंध। चूंकि सबसे मजबूत बंध ये है तो इसको तोड़ना सबसे कठिन होगा, और सबसे आसान तोड़ना किसको होगा, बीआईएच बंध को तोड़ना होगा, ठीक है। तो अगर इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इन हाइड्रेट्स की अगर हम बात करें, है ना, तो एक चीज अपन बोलते हैं अपचायक क्षमता,
कौन सी क्षमता बोलते हैं? अपचायक क्षमता, जिसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो ये बताओ बच्चों, इनमें सबसे आसानी से हाइड्रोजन किस में टूटेगा? ऑब्वियसली BiH बंध सबसे कमजोर है, तो सबसे आसानी से BiH बंध टूटेगा, जिसके कारण इसकी जो है ना अपचायक क्षमता वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ेगी। तो ये बोर्ड का भी क्वेश्चन है असल में, ठीक है, क्योंकि अपन बोर्ड के लिए भी तैयारी करते हैं और कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं, दोनों तरह की अपने यहाँ प्रिपरेशन होती है। ठीक है, तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है। बोर्ड में प्रश्न आता है क्या? ये वाला प्रश्न है 15वें वर्ग, ये जिसको बोलते हैं क्या? 15th ग्रुप। ठीक है, तो 15वें वर्ग के तत्वों या 15वें वर्ग के हाइड्राइड, 15वें वर्ग के हाइड्राइड, ठीक है ना। अगर हम इनकी बात करें कि अपचायक क्षमता यानी कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है, वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ती है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टीज की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, तो ऐसा क्या है, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन जानते हो ना, तो ऐसा क्या है कि क्यों बढ़ती है, तो बता सकते हो ना। वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, जिसके कारण हाइड्रोजन तथा तत्वों के मध्य जो बंध है वो कमजोर होता चला जाता है। तो चूंकि बिस्मुथ का आकार सबसे ज्यादा है, अतः उसके साथ सबसे दुर्बल बंध बनता है, अतः सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा? BiH3। ठीक है, तो ये समझ में है बोर्ड का क्वेश्चन। इसका कैसे लिखोगे आप लोग? वर्ग में नीचे जाने पर क्या तत्वों का आकार बढ़ता है, जिसके कारण इसके तत्वों के साथ हाइड्रोजन जो बंध है वो कमजोर होता चला जाता है, या हाइड्रोजन के साथ जो सहसंयोजक बंध है वो कमजोर होता चला जाता है, जिसके कारण इसका वियोजन या इसकी वियोजन एंथैल्पी बहुत कम हो जाती है, या इसका वियोजन आसान हो जाता है। ठीक है, अतः जिसके कारण अपचायक क्षमता वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ती है। ठीक है, गुड है। अगर हम इसमें और प्रॉपर्टीज की बात करें, जिसको हम बोलते हैं क्षारीय प्रवृत्ति, तो क्षारीय प्रवृत्ति की बात करें बच्चों, तो क्षारीय प्रवृत्ति में आपने इनमें से किसको सुना है? इनमें से मतलब किसके बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि भाई ये क्षारीय होता है? तो सीधी सी बात है अमोनिया के बारे में। जैसे पुराने कुछ चैप्टर्स आएंगे, 9th क्लास होगी, 10th क्लास होगी, 10वीं में पढ़े होंगे आप लोग, तो अमोनिया के मतलब चीज इनके बारे में पढ़ा होगा। तो अमोनिया क्षारीय प्रकृति की होती है। तो पहली बात, जैसे क्वेश्चन है, राइट, पहले तो हम बात करें क्षारीय प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होगी? ऑब्वियस सी बात है अमोनिया की होगी, राइट। तो हम बताते हैं कि अमोनिया की क्षारीय प्रवृत्ति सबसे ज्यादा क्यों है। ठीक है, तो ऐसा क्या है, मतलब अमोनिया, अगर हम इसकी बात करें नाइट्रोजन की, जो ये बंध बना रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अगर क्षारीय प्रवृत्ति को लुईस क्षार के रूप में अगर देखा जाए, तो लुईस क्षार क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, ये इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति जिसमें ज्यादा होगी वो अधिक क्षारीय होगा। ठीक है, तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें और PH3 की बात करें, तो इन दोनों में ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है बच्चों? इन दोनों में ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति ज्यादा है और फास्फोरस की कम है, तो जिसके कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन बोल सकते हैं। ओके, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन दैट ऑफ phosphorus. That's why electron density on nitrogen atom in NH3 will be higher than electron density on PS3.
तो आप ये जानते हो डेफिनेटली कि इनमें वर्ग में नीचे जाने पर या डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, इसलिए डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करेगा, यह चारी प्रवृत्ति भी घटेगी। ठीक है, ओके, गुड है। तो एक क्वेश्चन आता है बोर्ड के लिए कि नाइट्रोजन की जो ये हाइड्रेट है NH3, ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। तो NH3 की प्रकृति क्षारीय होती है, क्यों? या हम बोल सकते हैं NH3 इज बेसिक इन नेचर, वाई? तो क्या आंसर है इसका? अभी आपने देखा अभी इसको, राइट? क्या कि लुईस क्षार की अगर हम बात करें तो लुईस क्षार कौन होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म जो दान करता है उसको लुईस क्षार बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ lone pair on nitrogen atom, its nature is basic। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब कि नाइट्रोजन परमाणु पर क्या है बेटा उसका उत्तर? नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, इट्स नेचर इज बेसिक। नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, अगर हम और बात करें इसमें, ठीक है, जैसे कि आपने क्लास 11th में और भी प्रॉपर्टी पढ़ी है, जैसे कि अपन बात करें बॉन्ड एंगल की। बॉन्ड एंगल क्या होता है? बंद कोण। तो ये सारे जो टॉपिक है ना क्लास 11th से रिलेटेड है। तो क्लास 11th में आपने ये पढ़ा है ना कि बंद कोण, ठीक है ना, वर्ग में नीचे जाने पर घटता है। और उसका क्या कारण है? वर्ग में नीचे जाने पर क्यों घटता है? क्योंकि जो परमाणु है उसकी विद्युत ऋणता वर्ग में नीचे जाने पर घटती है। अगर हम इसमें बात करें NH3, PS3, ASS3, ठीक है ना, SbS3, BiH3, तो वर्ग में नीचे जाने पर इधर से इधर जाएंगे अपन, तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये डिक्रीज करेगा, यानी कि विद्युत ऋणता घटेगी। और विद्युत ऋणता घटती है तो आपको पता है कि बंद कोण क्या होता है? वो भी क्या होता है? वो भी घटता है। तो ये 11th क्लास से अपन ने देखा था। ठीक है, और इसमें और भी प्रॉपर्टी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? क्वथनांक, राइट? तो क्वथनांक बढ़ेगा घटेगा किस प्रकार से अपन बताता है? ठीक है, तो इसमें क्वथनांक का जो ऑर्डर होता है, तो अब हम जानते हैं बच्चों, जो क्वथनांक है एक प्रॉपर्टी है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, राइट? तो बॉइलिंग पॉइंट किस चीज से रिलेटेड है? पहले अगर हम बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ये बताओ सबसे ज्यादा परमाणु भार किसका है? ये सबसे ज्यादा इनमें भार किसका है? तो इधर जाने पर क्या होगा बताएं आपको? वान डेर वाल बल बढ़ेंगे। ठीक है, और वान डेर वाल बल बढ़ते हैं क्योंकि इधर जाने पर क्या होता है? अणुभार बढ़ता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है ये 11th क्लास में कि वान डेर वाल बल जो होते हैं ना वो अणुभार के साथ बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इधर जाने पर सबसे ज्यादा किसके होने चाहिए वान डेर वाल बल? BiH3 के। ठीक है, तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए?
यानी कि इस तरीके से हो जाना चाहिए NH3 PS3 ASH3 SbH3 BI, मतलब बढ़ता हुआ क्रम हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अमोनिया। कौन है? अमोनिया। तो इसमें अमोनिया में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध की प्रवृत्ति, H बंध बनाने की प्रवृत्ति, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं कि इट हैज या इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो बच्चों ये बताओ, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल विच फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो ऑर्डर जो हम ये मान के चल रहे थे, इस प्रकार का ऑर्डर होगा कि सबसे नीचे अमोनिया आना चाहिए और सबसे टॉप पे क्या आना चाहिए? BiH3 आना चाहिए। लेकिन असल में इसका जो ऑर्डर होता है वो कैसे होता है? NH3 की पोजीशन, अमोनिया की पोजीशन यहां ना होकर के कहां पर होती है? इस जगह पर होती है, ठीक है। इन दोनों के वांडर वाल बंध से ज्यादा NH3 में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। तो जो ऑर्डर जो हम ये मान के चल रहे थे कि NH3 का क्वथनांक सबसे कम होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में कैसा होगा? वो इस तरीके से ऑर्डर होगा, NH3 की पोजीशन यहां पर पाई जाएगी, इस जगह पर, ठीक है, ओके। तो जैसे ये क्वेश्चन भी हो सकता है, तो प्रश्न क्या है? अमोनिया का क्वथनांक pH3 के क्वथनांक से अधिक होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज हायर देन दैट ऑफ pH3, वाई? तो इसका क्या आंसर है? अमोनिया फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमोनिया हाइड्रोजन बंध बनाता है, राइट, जिसके कारण इसका क्वथनांक pH3 से अधिक होता है। अमोनिया फॉर्म्स, NH3 फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, whereas pH3 do not form hydrogen bonding. That's why boiling point of NH3 is higher than that of pH3, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट होता आप पर्सनल नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। वैसे अपन ने पूरा ये सब बताया है आप लोगों को। बाकी 11th क्लास के एक बार आप क्या करोगे? पीरियड टेबल पढ़ोगे, कुछ आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, तो उससे आप रिलेट करोगे तो आपको चीज़ें बेटर समझ में आएंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आज ये वीडियो तो देखना ही है, उसके साथ साथ आपको 11वीं क्लास का पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये आपको करना ही है, ठीक है। तो आपको बेटर इन चीज़ों से आप कोरिलेट कर पाएंगे और उसको अच्छे से ग्रैस्प कर पाएंगे, उसको जो है ना अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं अपन। तो जैसे हम हाइड्रेट्स की बात कर रहे थे, तो हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइड्रेट बोलते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाए तो क्या बोलेंगे उसको? ऑक्साइड, ठीक है। तो अगर हम इसके ऑक्साइड की बात करें, ठीक है, तो ऑक्साइड में आपको पता है कि इनकी सामान्य ऑक्सीजन, भाई अगर हम बात करें जैसे कोई तत्व है फास्फोरस है, राइट, तो फास्फोरस से ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणता का है, कम विद्युत ऋणता का है? बिल्कुल सही, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता फास्फोरस से ज्यादा होती है, राइट। और मैंने अभी बताया था कि इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था क्या प्रदर्शित करेगा? +3 और +5। ये तत्व ये नहीं, नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे मेंबर्स, ठीक है, +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे जब भी वे उससे अधिक विद्युत ऋणता या उससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो चूंकि अगर इसमें बात करें कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था की, ठीक है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो कैसा होगा? P2O3। +5 की अगर बात करें तो कैसा होगा? P2O5, राइट। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर इन दोनों को देखा जाए तो व्हाट शुड बी द जनरल फॉर्मूला? तो आपके सामने एक जनरल फॉर्मूला या एक सामान्य सूत्र निकल के आ रहा है
ठीक है, तो क्या होगा जनरल फॉर्मूला E2O3 और E2O5, राइट। तो ये सारे मतलब ये जो मेंबर्स है ना उनका जनरल फॉर्मूला ये होगा। बाकी नाइट्रोजन अनेक प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, राइट, लेकिन बाकी मेंबर ये दो फॉर्मूले के बनाते हैं, या तो E2O3 बनाएंगे या E2O5 बनाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन छोटे आकार के कारण, ठीक है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट फॉर्म्स वेरियस या अनेक प्रकार के, ठीक है, ऑक्साइड बनाता है, ओके। तो जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें, जैसे N2O है, तो जैसे N2O में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है, +1। ऐसे हम बात करें क्या NO, तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है, +2, ऑक्सीजन पे -2, तो नाइट्रोजन पे +2। अगर हम बात करें देखो इसकी, तो N2O3 की, तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, प्रत्येक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 ऑक्सीजन पे कितना हो गया, -6, तो प्रत्येक नाइट्रोजन पे कितना हो गया, +3, ठीक है। जैसे N2O4, प्रत्येक ऑक्सीजन पे -2, तो ऑक्सीजन पे कितना हो गया, -8, तो नाइट्रोजन पे कितना आएगा, +8, तो +8 आएगा, तो प्रत्येक नाइट्रोजन पे कितना आएगा, +4। अगर हम बात करें N2O5 की, प्रत्येक ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -2, तो 5 ऑक्सीजन पे कितना आ गया, -10, तो प्रत्येक नाइट्रोजन पे कितना आएगा, +5। तो आपने देखा कि नाइट्रोजन अनेक प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, और इसमें देख रहे हो अनेक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन बाकी जो मेंबर्स हैं वो मुख्यतः दो ही प्रकार के, या तो +3 या फिर +5 है ना, +5, दो तरह की ऑक्सीकरण अवस्था वाले सूत्र प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आप अगर 11th क्लास पे जाओ, 11वीं क्लास अगर आपको याद है तो 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, राइट, तो जैसे +1, +2, +3, +4, +5, तो वैसे ही क्या होता है, इनकी अम्लीय प्रवृत्ति यानी कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। यानी कि जितनी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होगी, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर विल बी एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, राइट। तो चूंकि आप अगर इसमें देखें तो सबसे कम किसकी है, N2O, ठीक है, N2O3, N2O4, N2O5, किसका ऑर्डर है ये, तो डेफिनेटली ये ऑर्डर होगा किसका, एसिडिक, या फिर अपन बोल सकते हैं अम्लीय प्रवृत्ति का ऑर्डर होगा, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, है ना, तो सेम ऑर्डर यहां भी फॉलो होगा। तो जैसे हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो जैसे P2O3 और P2O5, तो इन दोनों में आप देख रहे हो ये तो +5 है और यहाँ पर +3 है, तो ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था वाला ज्यादा अम्लीय होगा, तो P2O5 की प्रवृत्ति ज्यादा अम्लीय होगी, ठीक है, ओके। अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें, तो डाउन द ग्रुप आप जानते हो वर्ग में नीचे जाने पर, ठीक है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है या जैसे जैसे आकार बढ़ता है, क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ने का मतलब क्या हुआ, अम्लीय प्रवृत्ति कम होना, ठीक है, क्योंकि ऑक्साइड क्षारीय तो होते नहीं है ये वाले, ये तो अम्लीय होते हैं, राइट। तो हम अम्लीय प्रवृत्ति के रूप में बात करेंगे। तो आपने जैसे पढ़ा है कि वर्ग में नीचे जाने पर क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है, ठीक है। उसका कारण ये है क्योंकि तत्वों के धात्विक लक्षण वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ते हैं, तत्वों के धात्विक लक्षण वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ते हैं, राइट। तो आप जानते हो कि भाई धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो जब धात्विक लक्षण बढ़ेगा वर्ग में नीचे जाने पर, तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो एक बार मैं रिपीट करता हूं इंग्लिश में, ठीक है। व्हाट, ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर increases, and what is the nature of metal oxide,
that is basic in nature. So that means down the group basic character of metal oxide या एलिमेंट ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। ठीक है, तो अगर हम इसके अगर डाउन में जाके अगर हम बात करें, ठीक है, और देखें क्या क्या इनके जो फॉर्मूलेज हैं, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था के देखें तो N2O3, ठीक है, P2O3, AS2O3, सब में +3 है, Sb2O3, Bi2O3। तो आप ये तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था बिस्मथ, तो बिस्मथ की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक है, धात्विक, धात्विक। तो सीधी सी बात है कि ये जो धात्विक प्रवृत्ति के कारण कैसे कैसे दिखाएगा, क्षारीय प्रवृत्ति दिखाएगा। यानी कि अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अम्लीय प्रवृत्ति का जो क्रम है किस प्रकार से होगा, वो इस प्रकार से होगा। क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी इधर जाने पर, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होगी? N2O3 की होगी। ठीक यही क्रम किस में अप्लाई होगा? अगर हम +5 की अगर हम देखेंगे तो +5 में ऐसा ही क्रम होगा। ठीक है, तो +5 तो बिल्कुल सेम एग्जैक्टली ऐसा के ऐसा ऑर्डर है, कोई परिवर्तन नहीं है, देख रहे हो आप लोग। ठीक है, सेम ऑर्डर है। तो क्या पढ़ा आपने कि इस वर्ग के तत्वों की अगर हम बात करें ऑक्साइड की, तो वर्ग में नीचे जाने पर अम्लीय प्रवृत्ति घटेगी। ठीक है, और दूसरी हम बात करें कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर क्या होता है? अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। तो एक बार रिवाइज कर देता हूं आपको, क्या आपने पढ़ा अभी कि ऑक्सीकरण अंक बढ़ेगा, ठीक है, या फिर अपन क्या बोलते हैं कि आकार घटेगा। तो ये दो चीजें होते हैं, आकार घटेगा या ऑक्सीकरण अंक बढ़ेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? अम्लीय प्रवृत्ति वो बढ़ती है। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, याद रख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये कुछ चीजें अपन ने देखी। तो जैसे अभी अपन ने पढ़ा हाइड्रोजन के साथ क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इसी क्रम में अपन बात कर सकते हैं हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे किसकी? पहले तो हम बोले सामान्य सूत्र क्या है इसका, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला विल बी व्हाट, कि जैसे हम ये तो जानते हैं जैसे PCl3 और PCl5, फॉस्फोरस के 2 क्लोराइड है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे लिए बहुत आसान है ये इन दोनों को देख के इनका सामान्य सूत्र बताना। तो इनका सामान्य सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो सामान्य सूत्र है EX3 और EX5, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके बंध बनाएगा हैलोजन के साथ, तो EX3 सूत्र होगा। और चूंकि इसके संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर 5वें इलेक्ट्रॉन के साथ 5 हैलोजन बंध बनाएंगे तो सूत्र हो जाएगा उसका क्या? EX5। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने दिख रहा है EX3 का PCl3 और EX5 का PCl5। अगर इसमें एक बोर्ड का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो बोर्ड का कौन सा प्रश्न है जो आपकी इस नोट्स में लिखा हुआ है, जो आपको प्रोवाइड करे गए है ना? तो वो क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। तो चूंकि ये लिखे हुए हैं आपके पास पहले ही, तो इसमें दोबारा मतलब लिखने का सेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोई बात नहीं दोबारा देख सकते हो। तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है वाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड। ठीक है, तो व्हाट इज द क्वेश्चन? वाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड, मतलब ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि नाइट्रोजन क्या बनाए कि NCl, मतलब अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन NCl3 बनाता है, इट फॉर्म्स NCl3 बट इट डू नॉट फॉर्म
NCl5. So what is the reason behind it? Right? एटम तो वैसा की वैसा ही है, सारे ग्रुप के मेंबर एक जैसे ही हैं, है ना, सब में 5 इलेक्ट्रॉन है, बट इसको क्या प्रॉब्लम है नाइट्रोजन को? तो इसमें प्रॉब्लम की बात अगर हम देखें तो क्या है कि नाइट्रोजन जो है ना, तो इट कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन, बट इट बिलोंग्स टू व्हाट? सेकेंड पीरियड। ठीक है, सेकेंड पीरियड का मतलब कि द्वितीय आवर्त का है ये। ठीक है, तो आप ये अच्छी तरह जानते हो, द्वितीय आवर्त के तत्व अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकते। ठीक है, क्या है, दोबारा रिपीट करता हूं, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन में डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण यह तत्व या नाइट्रोजन अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर ये नाइट्रोजन अगर मान लेते हैं 5 बॉन्ड बना लेगा ये नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ, ये देखो 5 बॉन्ड बनाता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो केमिस्ट्री के नियम गलत हो गए। ठीक है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम इनमें और प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, तो और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? जैसे आपने देखा हुआ कि PCl5 है, ठीक है, तो PCl5 की अगर बात करें तो पहली बात तो क्या हुआ, क्या इसका क्या संकरण है? sp3d2, सॉरी sp3d। क्या इसका एबिडेशन? sp3d। चूंकि यहां पर d ऑर्बिटल प्रेजेंट है और एक ही d अभी इस्तेमाल कर रहा है, कितने d होते हैं? 5 d होते हैं, लेकिन अभी यूज कितना करा गया? एक ही d है, एक ही d का यूज किया गया है। इसका मतलब बाकी और d बचे हुए हैं, उनका भी यूज पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर हम इसके PCl5 की बात करें तो ये Cl- से कनेक्ट होकर के क्या बनाता है? PCl6- बनाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है बताओ? PCl5 और ये PCl6 हाइब्रिडेशन संकरण की बात करें तो क्या हो गया? sp3d और sp3d2। तो आपने क्या देखा यहाँ पर? एक d है और यहाँ पर 2 d है। ठीक है, इसका मतलब आपने क्या देखा कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन अगर हम यहाँ पे देखें Cl- है, और Cl- कौन होता है बताओ? ये है एक तरह से नाभिक नहीं हो गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो अगर हम PCl5 की बात करें तो क्या ये PCl5 हो गया, और ये नेक्स्ट जो छठे वाला जो Cl है ये क्या कर रहा है? इसको इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से समझते हैं। क्या है? PCl5 है, संकरण है sp3d, PCl6- है, sp3d2 है, यानी कि एक और बॉन्ड एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है। तो चूंकि यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो छठा बॉन्ड बना सकता है? पॉसिबल है? नहीं बना सकता। हेलो, फास्फोरस पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 ही बॉन्ड बना सकता है ना मेरे भाई। तो ये 6th नंबर का जो बॉन्ड है कैसे पॉसिबल है? राइट, तो चूंकि यहां पर अगर हम बात करें PCl6- में तो 6 बॉन्ड्स होते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के कौन कहां से आ रहे हैं? क्लोरीन से ही आएंगे। तो यहां पर क्लोरीन का काम क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह काम कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह काम करेगा तो अपन क्या करेंगे? कैसे बोल सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही हो गया, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही को क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है ना PCl5 की प्रकृति कैसा हुआ पता है आपको? इनकी प्रकृति होगी लुईस अम्ल की भांति। ठीक है, रिक्त डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण, ठीक है, ड्यू टू द
due to acceptance of electron pair in vacant d orbital, PCl5 act as लुईस एसिड, राइट। तो आपके नोट्स में लिखा होगा कि PCl5 है वो लुईस एसिड की तरह व्यवहार करता है। तो ऐसा क्यों है, मतलब why it acts as लुईस एसिड? So it is due to the vacant d orbital.